लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती है। बीबीसी में प्रकाशित लेख में अमेरिका, चीन और भारत के बीच बदलते रिश्तों पर चर्चा है। लेख कहता है कि पीएम मोदी का चीन दौरा सिर्फ पड़ोसी रिश्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अमेरिका और भारत के बीच खिंचाव का भी आईना है। दरअसल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर बड़ा झटका दिया है। इससे भारत की जीडीपी घट सकती है और निर्यात पर सीधा असर पड़ेगा। ऐसे में मोदी का चीन और रूस के नेताओं से मिलना स्वाभाविक है। अमेरिकी मीडिया और विशेषज्ञ इस पर नजर रख रहे हैं और भारत को सावधान कर रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप की नीतियों ने पिछले 2 दशकों की अमेरिकी रणनीति को उलट दिया है। अब भारत पर दबाव है कि वो या तो अमेरिका के साथ खड़ा रहे या नए विकल्प तलाशे। लेकिन चीन और रूस को विकल्प बनाना जोखिम भरा कदम माना जा रहा है। लेख ये भी बताता है कि भारत की विदेश नीति हमेशा संतुलन बनाए रखने वाली रही है, ना अमेरिका से दूरी, न चीन से पूरी नजदीकी। लेकिन ट्रंप के अचानक बदले रुख ने भारत को मुश्किल मोड़ पर ला खड़ा किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स और दूसरे मीडिया हाउस का कहना है कि अगर अमेरिका भारत को सहयोग नहीं देगा तो भारत के पास चीन के करीब जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। यानी बीबीसी के इस लेख के जरिए संदेश साफ है। मोदी का चीन दौरा तात्कालिक राजनीति भर नहीं है, बल्कि बदलती वैश्विक ताकतों के बीच भारत की नई दिशा की तलाश का हिस्सा है। द गार्जियन में प्रकाशित लेख में डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर चर्चा की गई है जिसमें उन्होंने कहा, मैं तानाशाह नहीं हूं, मुझे तानाशाह पसंद नहीं। लेकिन लेखक बताते हैं कि ट्रंप के हालिया कदम ठीक उसी तरह के हैं जैसे कोई सत्तावादी शासक उठाता है। ट्रंप ने राजधानी वॉशिंगटन में नेशनल गार्ड और सैन्य गाड़ियों को तैनात कर दिया, जबकि इसकी जरूरत का कोई सबूत नहीं था। उन्होंने विश्वविद्यालयों को फंड रोकने की धमकी दी, आलोचक जॉन बोल्टन के घर पर एफबीआई का छापा पड़वाया, विपक्षी नेताओं और मीडिया पर कार्रवाई की और यहां तक कि पूर्व राष्ट्रपति ओबामा पर गद्दारी का आरोप लगाने की मांग की। साथ ही उनके परिवार को सत्ता से आर्थिक फायदा भी हुआ। लेख कहता है, ये सब किसी लोकतांत्रिक नेता का रवैया नहीं लगता। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप के तौर तरीके अब खुलकर तानाशाही की ओर झुकाव दिखाते हैं। तुलना रूस के पुतिन, हंगरी के ऑरबॉन और तुर्की के एर्दोगन से की जा रही है। फर्क बस इतना है कि ये नेता अपने सत्तावादी चेहरे को छुपाने की कोशिश करते हैं, जबकि ट्रंप खुलेआम ताकत का प्रदर्शन करने से परहेज नहीं करते। लेख आगे बताता है कि अमेरिका में भी हमेशा से एक हिस्सा ऐसा रहा है जो सख्त हाथों वाली राजनीति को पसंद करता है। आज रिपब्लिकन पार्टी का बड़ा हिस्सा उसी मानसिकता की तरफ झुक रहा है और ट्रंप उसे हवा दे रहे हैं। ये माहौल अमेरिका को पूरी तरह तानाशाही में तो शायद ना बदले, लेकिन हल्के तानाशाही वाले लोकतंत्र में जरूर धकेल सकता है। जहां चुनाव तो होंगे, विपक्ष मौजूद रहेगा, लेकिन सत्ता का दुरुपयोग इतना बढ़ जाएगा कि खेल का मैदान असमान हो जाएगा। कुल मिलाकर गार्जियन का लेख चेतावनी देता है कि ट्रंप चाहे खुद को तानाशाह ना माने, लेकिन उनके कामकाज और तौर तरीकों से अमेरिका उस रास्ते पर बढ़ रहा है जहां लोकतंत्र का ढांचा तो रहेगा, पर उसकी आत्मा कमजोर हो जाएगी। अल जजीरा में प्रकाशित लेख में हाल ही में आए अफगानिस्तान के भूकंप को आधार बनाकर समझाया गया है कि आखिर क्यों सतही यानी शैलो भूकंप ज्यादा तबाही मचाते हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर आया भूकंप सिर्फ 8 किलोमीटर गहराई पर था और इसी वजह से 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और हजारों घायल हुए। लेख बताता है कि भूकंप की तीव्रता जितनी मायने रखती है, उतना ही उसकी गहराई भी असर डालती है। जब भूकंप बहुत गहराई में होता है तो उसकी ऊर्जा चट्टानों से गुजरते हुए कमजोर हो जाती है, लेकिन सतह के पास होने पर ऊर्जा सीधे जमीन पर फैलती है और कंपन ज्यादा तेज महसूस होता है। यही वजह है कि सतही भूकंप लोगों और इमारतों को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं।
लेख में यह भी समझाया गया है कि भूकंप दरअसल पृथ्वी की सतह के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल से आते हैं। जब ये प्लेटें फंसकर अचानक खिसकती हैं तो ऊर्जा बाहर निकलती है और जमीन हिलती है। भूकंप की गहराई 3 तरह की मानी जाती है: सतही, मध्यम और गहरे। इनमें सबसे खतरनाक असर आमतौर पर सतही भूकंप का ही होता है। अफगानिस्तान का इलाका वैसे भी बेहद भूकंपीय जोन में आता है, क्योंकि यहाँ भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराती है। हिंदू कुश क्षेत्र में तो 200 किलोमीटर गहराई तक भूकंप आते हैं, जो दुनिया में बहुत दुर्लभ हैं। लेकिन समस्या ज्यादा तब बढ़ती है जब ये झटके सतह के करीब यानी उथली गहराई में आते हैं, जैसा हाल ही में हुआ। कुल मिलाकर लेख कहना चाहता है कि भूकंप की विनाशकता सिर्फ उसकी तीव्रता से नहीं, बल्कि इस बात से भी तय होती है कि वो जमीन के कितने करीब है। और यही वजह है कि अफगानिस्तान जैसे पहाड़ी और असुरक्षित ढांचों वाले इलाकों में सतही भूकंप भारी तबाही लेकर आते हैं। डॉन में प्रकाशित संपादकीय में पाकिस्तान की जेलों और एचआईवी संक्रमण की भयावह स्थिति पर गंभीर चिंता जताई गई है। लेख की शुरुआत रावलपिंडी की अडियाला जेल से होती है, जहां 2000 कैदियों की क्षमता वाले इस केंद्र में 4000 से ज्यादा कैदी ठुसे हुए हैं। हाल ही में सामने आया कि सिर्फ इसी जेल में 148 कैदी एचआईवी पॉजिटिव हैं। ये आंकड़ा बताता है कि जेलों की बदतर हालत और स्वास्थ्य सेवाओं की अनदेखी किस तरह खतरनाक बीमारियों को जन्म देती है। संपादकीय कहता है कि जेलें तो पहले ही भीड़भाड़ और गंदगी से भरी हुई हैं। ऊपर से स्वास्थ्य पर ध्यान ना देने और कैदियों की जोखिम भरी आदतों, जैसे नशे में इस्तेमाल की गई सुइयों को बार बार लगाना या असुरक्षित यौन संबंध ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। पाकिस्तान का इतिहास भी सुरक्षित मेडिकल प्रैक्टिस को लेकर खराब रहा है। अनस्टरलाइज्ड इंजेक्शन, लापरवाह ब्लड बैंकिंग और डॉक्टरों द्वारा सुइयों का बार बार इस्तेमाल इसके उदाहरण हैं। लेख याद दिलाता है कि पाकिस्तान में एचआईवी का फैलाव तेजी से हो रहा है। आम आबादी में आंकड़ा 0.1% दिखाया जाता है, लेकिन 2022 तक 2,30,000 से ज्यादा लोग इस वायरस के साथ जी रहे थे। इनमें से सिर्फ 1/3 ही दवाइयों पर हैं। सरकार ने एचआईवी रोकने की कई योजनाएं कागज पर बनाई हैं, पर जमीनी हकीकत यह है कि प्रांतीय स्वास्थ्य विभाग पहले से मिले फंड तक खर्च नहीं कर पाते। कई इलाकों में तो 1/4 संक्रमित लोग भी अपनी स्थिति से वाकिफ नहीं हैं। लेख का जोर इस बात पर है कि सरकार एचआईवी के खिलाफ लड़ाई को एनजीओज और विदेशी फंडिंग के भरोसे छोड़ चुकी है, जबकि हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। खासकर जेलों की स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारना इसलिए जरूरी है क्योंकि कैदी बाहर आते हैं तो संक्रमण समाज में वापस फैल जाता है। संपादकीय का संदेश साफ है: एचआईवी एक ना रुकने वाला वायरस है, इसलिए पाकिस्तान की प्रतिक्रिया भी लगातार संगठित और गंभीर होनी चाहिए। सरकार को स्वास्थ्य प्रणाली में एचआईवी रोकथाम और इलाज को इंटीग्रेट करना होगा, सुरक्षित मेडिकल प्रैक्टिस लागू करनी होगी और कैदियों की हालत को सुधारना होगा, वरना ये बीमारी जेल की चारदीवारी से निकलकर पूरे समाज के लिए बड़ा खतरा बन जाएगी। दैनिक ट्रिब्यून में प्रकाशित संपादकीय में कोचिंग के बढ़ते चलन पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। अखबार का कहना है कि आजकल पढ़ाई का मतलब सिर्फ स्कूल कॉलेज तक सीमित नहीं रह गया है। माता पिता कोचिंग को बच्चों के भविष्य की गारंटी मानने लगे हैं। हालत यह है कि परिवारों का बजट बिगड़ रहा है और दूसरे जरूरी खर्चों में कटौती करनी पड़ रही है। संपादकीय बताता है कि हाल ही में सरकार के सर्वे में सामने आया है कि देश के करीब 27% छात्र कोचिंग ले रहे हैं। शहरों में तो यह आंकड़ा और भी ऊंचा है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में तो कोचिंग किसी विकल्प की तरह नहीं, बल्कि मजबूरी की तरह देखी जा रही है। वजह साफ है: स्कूल की पढ़ाई छात्रों की तैयारी और जिज्ञासाओं को पूरा नहीं कर पा रही। नतीजा ये है कि छात्र तनाव में रहते हैं और परिवार की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। लेख कहता है कि कोचिंग सेंटरों ने मुनाफा कमाने का धंधा बना लिया है। वो बच्चों में एक कृत्रिम प्रतिस्पर्धा पैदा कर रहे हैं, जो कोचिंग पढ़ते हैं और जो नहीं पढ़ पाते उनके बीच। इसका असर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर सबसे ज्यादा दिखता है। अखबार का मानना है कि समस्या का हल कोचिंग सेंटरों को रोकने से नहीं होगा। असली हल स्कूलों को मजबूत करने में है। अगर स्कूलों में अच्छे शिक्षक हों, बच्चों की जिज्ञासा कक्षा में ही शांत हो,
बोर्ड परीक्षाओं से पहले अतिरिक्त मदद दी जाए तो बच्चों और माता-पिता दोनों को कोचिंग पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। साथ ही बोर्डों को भी चाहिए कि वो रटने वाली पढ़ाई के बजाय समझ और व्यवहारिक ज्ञान पर जोर दें। अंत में संपादकीय कहता है कि अगर कोचिंग पूरी तरह टाली नहीं जा सकती तो कम आय वाले बच्चों के लिए आर्थिक मदद दी जानी चाहिए, वरना यह प्रथा शिक्षा में असमानता और भी बढ़ा देगी। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows,